की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बिहार की बारी है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम, आप देख रहे हैं खबर ख़ास। और ख़बर ख़ास में आज बात अवामी हक़ रायदही यानी अवामी हम कह सकते हैं कि राय की। दिल्ली की आवाम ने जो अपनी राय दी है इंतखाबात में वोटिंग के शक्ल में, क्या वो राय एक ऐसी राय है जिसे पूरे मुल्क को सुना जाना बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, जिस तरह से दिल्ली में इंतखाबात के नतीजे आए और उसमें 50 से भी ज़्यादा फीसद वोटों के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से वापसी की। ये समझा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा फीसदी की वोटों के साथ जब उनकी वापसी हो रही है, मतलब कि दिल्ली के जो वोटर हैं उनमें से आधा से ज़्यादा जिन लोगों ने वोट दिया, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने, आधे से कहीं ज़्यादा लोगों ने एक बार फिर ये तय किया कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। तो अब सवाल इस बात को लेकर होता है कि क्या ये जो पैगाम है जो दिल्ली से निकला है, क्या इस पैगाम का असर दूर दूर तक जाएगा? चूंकि इससे पहले जब झारखंड का इंतखाब हुआ था तब भी ये बात कही जा रही थी कि झारखंड के इंतखाबी नतीजे में बहुत कुछ सियासी माने मतलब छुपे हैं। उसके बाद ये इलेक्शन आ गया दिल्ली का। झारखंड के इंतखाबी नतायज के दौरान जब झारखंड में वहां भी कैंपेनिंग हो रही थी, तो कैंपेनिंग के दौर जो चल रहा था उस वक्त से ही खासतौर से शहरियत तरमीमी कानून को लेकर बातचीत और चर्चा शुरू हो चुकी थी। वो उस वक्त बिल था, कानून बना, तो और उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे इसमें शामिल लगातार होते चले गए। तो आज हम इसी पर खास तौर से गुफ्तगू करेंगे कि क्या जो अब आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं अनकरीब, वो हैं बिहार के, उसके बाद फिर बंगाल का इलेक्शन होगा, क्या इसका कोई इम्पैक्ट वहां तक पड़ेगा? क्या दिल्ली के नतीजे का कोई कनेक्शन है आइंदा इंतखाबात से? बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बिहार की बारी है। तो खबर खास में हमेशा की तरह हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने खास मौजू पर आएं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम 8 अहम खबरें आज की वो दिखाना चाहते हैं कि आज की 8 अहम खबरें क्या हैं। आप देखिए, ये 8 अहम खबरें हैं। इसमें सबसे पहली खबर वो ये है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद को वहाँ की अदालत ने सज़ा सुनाई है और ये सज़ा ये है कि हाफिज सईद को 5 सालों के लिए जेल में रहना होगा। ये दूसरी खबर है। पहली खबर है दरअसल वो 16 फरवरी के ताल्लुक से है कि 16 फरवरी को, जो पहली खबर आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ में, सबसे पहली खबर वो है कि अरविंद केजरीवाल जो हलफ लेंगे एक बार फिर से वज़ीर आला का, तो ये हलफ लेंगे वो 16 फरवरी को। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 16 फरवरी को हलफ बर्दारी तकरीब होगी और 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल एक बार फिर यानी कि तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। और ये दूसरी खबर अब आप देखिए, ये हाफिज सईद से जुड़ी है। हाफिज सईद जिसे हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जो मुंबई में हुए हमले का वो मास्टरमाइंड है, वहाँ टेरर फंडिंग के एक मामले में पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को सज़ा सुनाई है 5 साल 6 महीने की। ये दूसरी अहम खबर। तीसरी खबर भी अहम है, वो ये है कि CAA को लेकर जिस तरह से लगातार इसकी मुखालफत चल रही है, शहरियत तरमीमी कानून की, और उससे साथ ही जुड़े हैं NRC और NPR, तो CAA के खिलाफ अब पुडुचेरी असेंबली में भी करारदाद मंजूर कर लिया गया है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और कोई ये एक पहला यूनियन टेरिटरी है जहां CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 5 बल्कि 6 रियासतें ऐसी हो चुकी हैं जहां CAA, NRC, कुछ रियासतों में NRC और NPR, इन तीनों के खिलाफ करारदाद मंजूर किया गया है। सबसे पहला केरल में ये वहाँ करारदाद मंजूर की गई थी CAA के खिलाफ, उसके बाद पंजाब में CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, फिर जो है वो राजस्थान में CAA, NRC, NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई,
फिर मगरबी बंगाल में करारदाद मंजूर की गई, फिर मध्य प्रदेश में सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और अब पुदुचेरी में ये करारदाद मंजूर की गई है सीएए के खिलाफ। जाहिर है ये एक राय जो जिसे काफी जगह अब मिलती जा रही है, यानी कि सीएए के खिलाफ जो राय आमा है वो अब एक बड़े लेवल तक अब जा रहा है, पहुंच रहा है। चौथी अहम खबर ये खबर है कि आप रुकने असेंबली पर हमला। जी हाँ, ये भी एक खबर है जो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। हालांकि ये खबर कल देर शाम या ये कह लें कि कल देर रात की है, लेकिन चूंकि अभी जीत का जश्न बरकरार है तो उसमें इस बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि क्या इस जश्न से भी किसी को तकलीफ हो रही है। बीती शब की बात है जब आम आदमी पार्टी की रुकन असेंबली नरेश यादव के काफिले पर हमला हुआ था और इस हमले में पार्टी का एक कारकुन हलाक भी हो गया। ये ऊपर दाहिनी तरफ से जो चौथी तस्वीर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जबकि दूसरा शख्स जख्मी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नरेश यादव अपने हामियों के हमराह मंदिर से वापस जा रहे थे, तभी हमलावरों ने नरेश यादव के काफिले पर हमला कर दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का हालांकि ये कहना है कि हमलावर जो है वो निशाना बनाए गए दोनों लोगों के बीच आपसी रंजिश थी, ऐसी कोई बात है। बहरहाल ये बहुत बड़ा एक सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर, खासतौर से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली के पुलिस, उसका जिम्मा मरकज के निगरानी होता है। मेरठ की पुलिस पर के मेरठ की पुलिस ने जो दरअसल यूपी की पुलिस है उसे दरअसल इस बात से क्यों तकलीफ है, क्या उसे ये खुशी जो है बर्दाश्त नहीं होती। आप देखिए खवातीन के बाल पकड़कर खींचना, उन्हें मारना, उन्हें घसीटना, ये हुआ है मेरठ में। और सिर्फ इस बात को लेकर हुआ है कि मेरठ में जो आम आदमी पार्टी के जो अब एमएलए बन चुके हैं अमानतुल्लाह खां, वो ओखला असेंबली हल्के से, उनके रिश्तेदार मेरठ में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने इस खबर पर कि अमानतुल्लाह खां जो है वो जीत चुके हैं, उन्होंने खुशियां मनाना चाहा था। पुलिस ने हवाला क्या दिया? पुलिस ने यह हवाला दिया कि धारा 144 यानी दफ़ा 144 का निफाज है, ऐसे में आप एक साथ जमा नहीं हो सकते और खुशी नहीं मना सकते। ये पुलिस का एक चेहरा सामने फिर से आया है कई तस्वीरों के साथ साथ। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। तो 8 खबरों में से एक अहम खबर थी। अब इसके बाद जो अब अहम खबर है वो है किस तरह से प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से अब यूपी में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की एक पहल शुरू की है। प्रियंका गांधी आज आजमगढ़ पहुंची हैं। आपको याद होगा आजमगढ़ से जुड़ी खबरें लगातार आपको हम दिखा रहे थे, और प्रियंका गांधी आजमगढ़ में खासतौर से उन लोगों से भी मुलाकात करेंगी जिन्हें आजमगढ़ के बिलेरियागंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहाँ की खबर हमने आपको दिखाया था। आपको याद होगा नाज़रीन कि आजमगढ़ के बिलेरियागंज में जो खवातीन वहाँ पर एहतजाज कर रही थी, तो किस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और ज़बरदस्ती ताकत की बुनियाद पर, ताकत के बल पर वहाँ से खवातीन को धरने की जगह से वहाँ से हटाती है। तो उसमें कई खवातीन जख्मी भी हो गई थी। और दूसरे दिन की खबर यह थी कि पुलिस ने काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को की गिरफ्तारियां भी की थी। तो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिलेरियागंज में एहतजाजी खवातीन और पुलिस ने जो ताकत इस्तेमाल किया था, जिसके नतीजे में कई खवातीन जख्मी हुई थी, उनसे भी मुलाकात करने का आज उनका प्रोग्राम था। तो ये एक खबर है जो काफ़ी अहम है। उसके बाद खबर है वो इस ताल्लुक़ से है कि कानपुर में जो पुलिस ने जो जुल्म किया है, जैसा कि ख़वातीन का कहना है, तो उस पर अब वो ख़वातीन जो है वो इस बात पर अड़ी हैं कि कानपुर की जो पुलिस है वो इनकी अर्जदाश्त को कबूल करे। और सीए से जुड़ा ये मामला है। ख़वातीन ने पुलिस को अर्जदाश्त दी है और मुकदमा वापस लेने के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की गई है, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कानपुर में और कई दूसरे लोगों के खिलाफ भी, और ये कहकर कि ये दंगा या फसाद भड़काना चाहते थे, जबकि वो लोग जो है कानपुर में वहाँ वो एहतजाज कर रहे थे। तो कई अफसरान को हटाए जाने का मुतालबा भी किया गया है। ये जो उसकी कॉपी है वो आप देख रहे हैं। और आखिरी तस्वीर आप देखिए, ये है डल लेक की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। दरअसल गैर मुल्की वफ्द ने डल झील की सैर की है। ये वफ्द लातीनी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफ्रीकी मुल्कों के सिफारतकारों पर मुश्तमिल है। ये वफ्द शुमाली कश्मीर में मेवा फरोशों से वफ्द ने मुलाकात करने का इनका प्रोग्राम है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से, सिविल सोसाइटी ग्रुप और सियासत से वाबस्ता लोगों से मुलाकात करेगा ये वफ्द। तो ये गैर मुल्की सिफारतकारों का दूसरा ये वफ्द जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो ये थी 8 अहम खबरें। अब हम वापस लौटेंगे अपने आज के ख़ास मौजू पर, और हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए पटना से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से।
और इनमें मनोज कुमार हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के बिहार में, और डॉक्टर संजय कुमार हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और मोहम्मद अजीम लीडर जेडीयू। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथी रचना जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रचना, मैं आपके पास आ रहा हूं सिर्फ ये जानने के लिए कि इस वक्त आप कहां पर हैं और हमें वहां से आप क्या बता सकती हैं। आम आदमी पार्टी का क्या क्या प्रोग्राम आगे है और वो हलफ बर्दारी यानी शपथ जो समारोह होगा उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या है इस ताल्लुक से जानकारी? रचना। विशाल, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हूं और जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, उसके बाद 16 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल शपथ लेने वाले हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बम्पर जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आप पीछे देखेंगे तो काम नाम नहीं काम बोलता है, इस तरीके की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो कि एक पंच लाइन दी गई थी, अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल। और इसके साथ अब एक सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि अब जिस तरीके से दिल्ली में बम्पर जीत मिली है, अब उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़े आपसे जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर दिया गया है 9871010101। यानी कि ये साफ कर दिया गया है कि अब दिल्ली के बाद अगला जो टारगेट है अरविंद केजरीवाल सरकार का वो राष्ट्र निर्माण से है। यानी कि जो अन्य और राज्य हैं वहाँ पर अब आम आदमी पार्टी किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी, तो ये भी अब साफ कर दिया गया है इस मिस कॉल नंबर से। और तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शपथ ग्रहण समारोह की, क्योंकि पिछली बार की बात करें यानी कि 2015 में तो शपथ ग्रहण समारोह 14 फरवरी को हुआ था, लेकिन इस बार शपथ ग्रहण समारोह 16 फरवरी को हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि उस दिन संडे है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। एक खबर ये सुनने में आ रही है कि इस बार जो हलफ बर्दारी तकरीब होगी यानी शपथ समारोह होगा उसमें शायद आम आदमी पार्टी किसी दूसरी रियासत से दूसरे लीडरों को इनवाइट नहीं करने जा रही है। क्या यह खबर सही है? बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़े जो गेस्ट होने वाले हैं वो दिल्ली की जनता है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके का अपार प्यार दिया है अरविंद केजरीवाल को, बम्पर जीत दिलाई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता वहां पहुंचे। और ये भी खबर आ रही है कि जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के प्रमुख हैं उन लोगों को ना बुला के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता को बुलाया जाए, ताकि जनता का एक तरीके से धन्यवाद वो कर सके, जिस तरीके का उन्होंने विश्वास जताया उसके लिए उनका आभार जता सके। तो ऐसी खबरें ज़रूर चल रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री या बड़े प्रमुखों को नहीं बुलाया जाएगा, तो ये तस्वीर थोड़ा सा भी साफ होने में समय लगेगा। वक्त है। रचना, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अब रुख करूंगा अपने मेहमानों का जो हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। पटना से मौजूद हैं मनोज कुमार, जैसे मैंने पहले बताया वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा, जो हमें अभी जराये के हवाले से खबर मिल रही है यानी सूत्रों से, अभी रचना ये बता रही थी, क्या ये बात सही है? क्या आप तक ये जानकारी है कि शपथ समारोह में हलफ बर्दारी तकरीब में किसी भी दूसरे रियासत के किसी वजीर आला को मदऊ नहीं किया जाएगा, यानी कोई स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन समथिंग लाइक कुछ नहीं होने वाला? क्या ये सही है? देखिए, हाल फिलहाल के वर्षों में हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप देखिएगा जो सरकारें बनी हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें बनी हैं। जी, आम आदमी पार्टी पिछले वर्षों में एक अकेली ऐसी पार्टी बन के उभरी है जिसने अपने दम पर सरकार बनाने का काम किया है। ठीक है, तो हमें फिलहाल किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा पे चलते हैं। अभी आपको याद होगा पिछले चुनाव में हम किनको बुलाने जाए, ओथ टेकिंग सेरेमनी में किसी दूसरे स्टेट्स के वजीर आला यानी सीएम को आप बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं? मेरा सवाल ये है फिलहाल। इसकी अधिकृत जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली का ये नतीजा, बिहार में अब अगला चुनाव है, पहले आपने झारखंड देखा, उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा देखा था, अब झारखंड देखा, और अब जो है ये दिल्ली का नतीजा है। क्या आपको लगता है कि बिहार के नतीजे पर, बिहार के इलेक्शन पर कुछ ये इफेक्ट डालेगा दिल्ली का ये रिजल्ट?
देखिए, दिल्ली में जो इस बार विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ की मतदाताओं ने जो मतदान किया है जी, वो एक संदेश है पूरे देश के लिए। अभी हाल के दिनों में जो राजनीति की दिशा, जो पब्लिक कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हम जाति के आधार पर लोग राजनीति कर रहे थे, धर्म के आधार पर कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम के कर रहे थे, भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति हो रही थी, इसके इतर हमारे मतदाताओं को घेरने का भी प्रयास किया गया, शाहीन बाग क्रिएट किया गया, उनको सब्जबाग दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 200 सांसद, 70 से अधिक मंत्री, उनके मंडल तक के कार्यकर्ता दिल्ली में कैंप करके आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, दिल्ली के मतदाताओं को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम आभारी हैं, हम धन्यवाद देते हैं बार बार। क्या बिहार के आने वाले चुनाव पर दिल्ली के इस नतीजे का असर पड़ेगा? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो दिल्ली के जो मतदाता हैं, उन्होंने काम के मुद्दे पे, हमारे शिक्षा मॉडल पे, हमारे सर हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो काम के मॉडल पे दिल्ली के मतदाताओं ने मतदान किया है। एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, जिसकी धारा पूरे देश में जाएगी। अब राजनीति सिर्फ राम के नाम पे नहीं होगा, काम के नाम पे होगा। वोट सिर्फ राम के नाम पर नहीं होगा, काम के नाम पर होगा। ठीक है मोहम्मद अदीम साहब, लीडर जेडीयू, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बिहार के आने वाले इलेक्शन पर दिल्ली के इस नतीजे का कोई भी असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से दिल्ली का मामला कुछ और है, बिहार का मामला कुछ और है। बिहार में हम सत्ता में हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, पिछले 10 साल से हम सेवा कर रहे हैं। हमारा जो इलेक्शन इस मरतबा होगा बिहार पर, या जो यहाँ की पब्लिक हमें वोट देगी, वो हमारे काम के नाम पर देगी। दिल्ली में ऐसा वहाँ का डिफरेंट माहौल था, डिफरेंट बातें थी, इसलिए दिल्ली के इलेक्शन का बिहार पर मेरे ख्याल से कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में आपके पार्टी के नेता ने इलेक्शन कैंपेन किया था, आपके कैंडिडेट ने वहां पर 2 कैंडिडेट भी दिए थे आपकी पार्टी ने। अगर आप दिल्ली में सेवा, आप अगर बिहार में सेवा कर रहे हैं, तो आपके कैंडिडेट वहां क्यों हार गए? आपके नेता की बात वहां लोगों ने क्यों नहीं सुनी, पूर्वांचल के लोगों ने? देखिए, ऐसा है कि हम एनडीए के एक घटक हैं। एनडीए में रहने के कारण हमें वहां सीट पर कहा गया, हम लोगों ने वहां इलेक्शन लड़ा। तो मतलब आप इस हार की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत लेते हैं अपने ऊपर? आप देखिए, आप इस हार की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत अपने ऊपर लेते हैं? इलेक्शन में हारे हैं जरूर, लेकिन पराजित नहीं हुआ, ऐसा मत कहिए आप, इसलिए कि हम सेकंड पोजीशन पर हैं। नहीं, आपकी तो एक भी, आपकी पार्टी का कोई भी नहीं जीता है। वो जीतेगा, एक हारेगा। हमारी पोजीशन इतनी बदतर नहीं रही है, आपकी पार्टी का कोई भी नहीं जीता है। भाई 2 ही सीट पर तो हम खड़े हुए, कोई का सवाल कहां उठता है। 2 पर खड़े हुए हैं और 2 पर हम हार गए, लेकिन हम सेकंड पोजीशन पर रहे। और ठीक है, अगला सवाल आपसे ये है कि अगला सवाल आपसे ये है कि प्रशांत किशोर अब आपके पास नहीं है, उन्हीं प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी पर आम आदमी पार्टी जो है इस तरह से कामयाबी हासिल करती है। मैं सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी भी इसमें हिस्सेदार थी। क्या आपको नहीं लगता है कि जेडीयू ने एक अच्छा मौका हाथ से जाने दिया प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की शक्ल में? नहीं, हमारे यहाँ तो बस एक है नीतीश कुमार, उसके बाद बाकी कोई नहीं है। मतलब पार्टी में लोकतंत्र नहीं, जो नीतीश कहेंगे वही होगा, किसी और की सुनी नहीं जाएगी। जी। और हम बिल्कुल सक्षम हैं। प्रशांत किशोर चले भी गए तो उससे हमारी पार्टी को कोई फर्क पैदा नहीं होता। प्रशांत किशोर जी। डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, दिल्ली के नतीजे को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में जो जबरदस्त कारपेट कैंपेनिंग की गई थी और जो एकदम रिगरस कैंपेनिंग की गई थी, पासवान जी को वहां लाया गया, नीतीश जी को ले जाया गया, और उसके बाद तमाम जो है मंत्रिमंडल के तमाम लोग वहां पहुंच गए, कई राज्यों के वज़ीर आला वहां पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या इसका पैगाम दूर तक जाएगा? निश्चित रूप से जो विगत अगर राज्यों के चुनाव परिणामों को अगर आप देखेंगे तो वहां स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं जी। राज्य के जो मुद्दे जिससे जनता रोज रूबरू होती है, अगर उसको एड्रेस करने में वहाँ के लीडर कामयाब होते हैं तो परिणाम हम लोगों को वहाँ देखने को मिलता है। नेशनल मुद्दे को हमेशा उभार करके जो पार्टी होती है वो चाहती है कि हम जनता पर या जो हमारे वोटर्स हैं उन पर एक अपना इम्पैक्ट डालें, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। चाहे वो झारखंड का चुनाव देख लें, चाहे अभी तुरंत दिल्ली का चुनाव देख लें। दिल्ली में भी वही हुआ कि चूंकि जो वहां के मुद्दे थे जिसको एड्रेस करने में अरविंद केजरीवाल काफी कामयाब रहे। दूसरी बात,
15 के चुनाव में आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे। इस बार उन्होंने मोदी को टारगेट नहीं किया, बल्कि अपने काम की बात की, और काम की बात बड़ी मजबूती से की कि हमने जो दिल्ली को बेहतर बनाया है या दिल्ली के लिए जो किया है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं और बेहतर करूंगा, अगला मौका भी अगर आप हमें देंगे, तो जनता ने इस बात को निश्चित रूप से वो पेनिट्रेट करने में सफल हो गए और जनता उस बात को समझी। अब मेरा सवाल, क्या बिहार के इलेक्शन पर इसका कोई असर होता देख रहे हैं? नहीं, परिणाम का तो असर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर देश में कोई राज्य में चुनाव होता है और अगर उसका परिणाम आते हैं तो उस परिणाम का कोई राज्य अछूता रहेगा या उसका असर नहीं होगा। हम इस बात से इनकार नहीं करते, असर तो होगा। अब असर किस रूप में जनता लेगी, पॉजिटिव रूप में लेगी या दूसरे रूप में लेगी? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल अगर एक मजबूत दावेदार रहे, उनकी यूएसपी रही है कि हमने काम करके दिखाया है, तो बिहार में भी नीतीश कुमार की अपनी एक यूएसपी रही है और हमेशा इस पर वो मुखर रहे हैं कि हम बदलाव के वाहक रहे हैं, हमने बिहार को बदला है। लेकिन मेरा सवाल जो मैंने किया था अजीम साहब से कि जब नीतीश कुमार ने कैंपेन किया दिल्ली में जाके, जिसके नाम पर पवन वर्मा और प्रशांत किशोर अलग हो गए, वो कैंपेन वहां लोगों को रास नहीं आया। निश्चित रूप से अगर रास आता तो परिणाम इनके पक्ष में होता। अगर वो वहां जाकर के इस बात को कर रहे थे, एनडीए ने इसी के लिए तो इनको उतारा था, एक विकास का चेहरा वो दिल्ली में ले गए थे और वो जो कह रहे थे कि सड़कें कहां बनी हैं, अस्पताल नया कहां बने हैं, मतलब तो नीतीश के विकास के मॉडल को दिल्ली के लोगों ने स्टैंपिंग नहीं की, नकार दिया। बिल्कुल, अगर एक्सेप्ट करता तो परिणाम कुछ और होता। ठीक है, लेकिन ये एक सवाल उभर रहा है यहाँ पर। मेरा मनोज कुमार आपसे सवाल है, मनोज जी, कि क्या आप बिहार इलेक्शन में कुछ स्कोप आप देख रहे हैं? बिहार में आप इलेक्शन लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी लड़ेगी और अकेले लड़ेगी या किसी के साथ लड़ेगी? देखिए, सबसे पहले एक हमारे एक्सपर्ट नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, वो जो जहां जहां दिल्ली में गए हैं, बुरारी में हमारे संजीव झा चुनाव लड़ रहे थे और जितने 62 विधायक जीते हैं हमारे, उनमें सर्वाधिक मतों से लगभग 90,000 का वो, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने नीतीश के कैंपेन पे असर नहीं दिया, उनको नकार दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी? मैं एक बात बता रहा हूं, पूरी तरह से नकार दिए गए हैं पूर्वांचल की जनता ने, जो 27% से ज्यादा वोट है बिहार और यूपी के लोगों का। मतलब उन लोगों ने आम आदमी पार्टी का जो काम का मॉडल है, स्वास्थ्य शिक्षा का मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, वो बिजली पानी का मॉडल है, उसको वक्त कम है, मुझे जवाब दीजिए, क्या आम आदमी पार्टी का स्कोप है बिहार में? और यही लोग बिहार से जाके दिल्ली में नौकरी करते हैं। जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो इनका परिवार मतदान करेगा और निश्चित रूप से जब हम इस चुनाव में अपने दिल्ली के मॉडल को लेके, अरविंद केजरीवाल के मॉडल के लेके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हमें पूरा समर्थन मिलेगा और दिल्ली जैसी क्रांति हम बिहार में भी करेंगे। अजीम साहब, आपको कुछ कहना है? दिल्ली में नीतीश कुमार नकार दिए गए। नहीं, नकारना उसको नहीं बोलेंगे। इलेक्शन लड़े, हम लोग अच्छे से लड़े, जम के लड़े और रनर अप रहे। रनर कोई तो एक जीतेगा, कोई रनर रहेगा। इसलिए बहुत ये नहीं कह सकता है कि नाकार दी। नाकारना होता है जब हम अपना जमानत जब्त करवाते करूंगा। वहां कांग्रेस थी नहीं तो रनर की क्या बात है? दो ही पार्टी तो आमने सामने की लड़ाई थी, तो रनर विनर की कहां बात है? जी, फिर भी हमने 32,000 वोट लाया है। ठीक है, बहुत खुशी इस बात पे हो रही है कि आपको इतना वोट मिला है। इसी बात पे खुश मत होइएगा, चूंकि आसार कुछ और कह रहे हैं, जैसा कहना है अभी हमारे मौजूद मेहमान संजय कुमार साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का, वक्त की कमी है। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। रचना, आपका भी शुक्रिया। आदाब। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बिहार की बारी है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नफरत की सियासत फ्लॉप, दिल्ली पर फिर छाई आग। बिजली पानी से बनी केजरीवाल की छाप, दिल्ली में तरक्की का नया जाम। दिल्ली मॉडल मुल्क की सियासत का नया अलार्म। आपके काम ने कहा, लगे रहो केजरीवाल।